नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अब तक हम 2 पार्टों में भौतिक प्रदेशों के विभाजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम अगले इस पार्ट में बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में एक भौतिक प्रदेश को लेते हैं, और वो लेते हैं हम थार के मरुस्थल को। तो आइए हम थार के मरुस्थल के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। चलिए, थार के मरुस्थल को देखने से पहले भी हम मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं कि मरुस्थल होता क्या है। मरुस्थल होता क्या है, तो मरुस्थल के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, एक होता है रेग, एक होता है रेग, एक होता है हमारा वो होता है हम्मादा, एक होता है रेग, एक होता है हमारा हम्मादा, एक होता है वो होता है हमारा हिमोड़। एक रेग होता है, एक हम्मादा होता है, एक होता है हमारा हिमोड़, एक होता है हमारा इर्ग, एक होता है इर्ग, और एक होता है हमारा वो होता है रण, एक होता है हमारा रण। तो ये इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, मरुस्थल होते हैं। मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल उसको कहते हैं ऐसा क्षेत्र या ऐसा भूभाग जिसमें वनस्पति का अभाव हो, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा मरुस्थल कहलाता है। रेग की बात करें तो रेग जो होता है वो होता है पथरीला तथा चट्टानों युक्त मरुस्थल। पथरीला तथा चट्टानी भूभाग, पथरीला तथा चट्टानी भूभाग, ऐसा भूभाग जो पथरीला तथा चट्टानी हो उसे क्या कहेंगे? रेग कहेंगे। इसके उदाहरण अभी हम देख लेंगे। हम्मादा कैसे कहेंगे? हम्मादा जो कहेंगे वो कहेंगे कंकरीला एवं पहाड़ी क्षेत्र, कंकरीला एवं पहाड़ी क्षेत्र जो होगा उसे क्या बोलेंगे? हम्मादा कहेंगे। हिमोड़ किसे कहेंगे? हिमोड़ कहेंगे बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, बर्फ से ढका हुआ जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? हम हिमोड़ कहेंगे। इर्ग किसे कहेंगे? जो रेतीला भूभाग होगा, रेतीला बालुका युक्त भूभाग, वो क्या कहलाता है? हमारा इर्ग कहलाता है। और एक होता है हमारा रण, ये होता है हमारा दलदली भूभाग। जो दलदली भूभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम रण। इसको उदाहरण देखें तो भारत में इसके उदाहरण की बात करें तो रेग जो है वो राजस्थान में भी पाया जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो ये राजस्थान में इसके उदाहरण के रूप में पाया जाता है हमारा वो पाया जाता है दक्कन का पठारी क्षेत्र, या ऐसे हम बोल सकते हैं हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। इसके बाद हम बात करें हम्मादा, तो हम्मादा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, जैसे पोखरण जैसलमेर में क्षेत्र जो फैला क्षेत्र वो क्या कहलाता है? हमारा हम्मादा कहलाता है। हिमोड़ जो होता है वो बर्फ से ढका युक्त क्षेत्र होता है। इसके उदाहरण के रूप में बात करें तो इसके उदाहरण में हो जाएगा लेह लद्दाख वाला क्षेत्र, लेह लद्दाख वाला भूभाग जो क्या कहलाएगा? हमारा हिमोड़ कहलाएगा। इर्ग की बात करें तो ये कहलाएगा हमारा थार का मरुस्थल। इर्ग का उदाहरण क्या है? हमारा थार का मरुस्थल है। और रण की बात करें तो इसका उदाहरण हमारा कच्छ का रण, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कच्छ का रण। तो ये मरुस्थल के एक तरह के प्रकार हैं। एक है हमारा रेग, हम्मादा, हिमोड़, इर्ग और रण। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक तो क्या पाया जाता है? हमारा इर्ग पाया जाता है। इर्ग के अंदर ही हमारा हम्मादा पाया जाता है। और हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है वो कैसा? हमारा रेग प्रकार का मरुस्थल है। तो राजस्थान में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। हिमोड़ और रण ये राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। तो अभी हमने चर्चा की किसकी? राजस्थान में या भारत में जो पाए जाते हैं मरुस्थल, उनके प्रकारों की बात में। अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के बारे में। चलिए, तो देखिए, थार के मरुस्थल की बात करें तो
थार के मरुस्थल की सबसे पहले बात करते हैं हम किसके, विस्तार के बारे में। किसके बारे में, विस्तार के बारे में। तो थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो 2 देशों में है। इसका विस्तार कितने देशों में है, 2 देशों में फैला हुआ है। ये थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, 2 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से 2 देश हैं, एक तो है हमारा भारत, एक तो है हमारा भारत और एक है हमारा पाकिस्तान। एक तो भारत और एक कौन सा देश है, एक है हमारा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2 देशों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। भारत में थार के मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। महान भारतीय मरुस्थल के नाम से पुकारते हैं, महान भारतीय मरुस्थल के नाम से पुकारते हैं। जबकि पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। बात करें भारत की, तो भारत में थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। एक है हमारा गुजरात, एक राज्य है हमारा गुजरात, एक राज्य है हमारा राजस्थान, गुजरात राजस्थान, एक है हमारा हरियाणा, गुजरात राजस्थान हरियाणा, और 4th नंबर का राज्य हुआ हमारा पंजाब। तो भारत की बात करें तो भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, गुजरात राजस्थान हरियाणा और पंजाब। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो 2 राज्यों में है, 2 प्रांतों में। एक तो है हमारा पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, और एक प्रांत है हमारा, वो है हमारा सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत और एक प्रांत कौन सा है, सिंध प्रांत। इन 2 प्रांतों में पाकिस्तान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में किस नाम से, चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में किस नाम से, भारत में महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत में विस्तार कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, और पाकिस्तान में 2 प्रांतों में, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। दोनों ही प्रांतों की सीमा जो है किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ये हम देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। बात करें इसके क्षेत्रफल की, विस्तार के बाद हम बात करते हैं हम किसकी, क्षेत्रफल की, थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल। तो थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है इसका, टोटल जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 2,49,254 स्क्वायर किलोमीटर, 2,49,254 स्क्वायर किलोमीटर। बात करें भारत में, तो भारत में इस क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग है। भारत में कितना है, लगभग 85% भूभाग है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस क्षेत्रफल का लगभग 15% भाग फैला हुआ है। भारत में 85% और पाकिस्तान में कितने प्रतिशत, 15% भूभाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ है। बात करें राजस्थान की, देखिए राजस्थान के संदर्भ में क्षेत्रफल से यहाँ से 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अगर पूछे भारत के 85% भूभाग पर जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो भारत में जो 85% भाग है उसका कितना प्रतिशत है, 62% भाग है। कितना प्रतिशत, 62। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत थार का मरुस्थल है, तो राजस्थान के क्षेत्रफल का जो थार का मरुस्थल भाग है वो है हमारा 61.11%। दोनों ही क्वेश्चन अलग है, ध्यान से करना। अगर पूछे भारत में फैले हुए थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो कितना आएगा, 62% आएगा। और क्वेश्चन ऐसे आए कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार का मरुस्थल बनाता है, तो वो कितना प्रतिशत भाग बनाता है, हमारा 61.11%। दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं और दोनों ही अलग अलग आंसर हैं दोनों ही प्रश्नों के, ठीक है ना। थोड़ी सी भाषा चेंज है और थोड़ा सा ही दोनों में क्या है, अंतर है। चलिए इस क्षेत्रफल के बाद हम बात करें, कुछ बिंदुओं की और चर्चा कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल के बाद में देखें हम, तो एक बिंदु आता है हमारा, वो आता है कि थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल विश्व का, थार का मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कितना बड़ा, 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, मरुस्थल है।
उसके बाद में एक बिंदु यहाँ से बनता है, वो बनता है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल विश्व का, थार का मरुस्थल विश्व का 9वां सबसे गर्म, 9वां सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सबसे गर्म उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और एक बिंदु बनता है, वो बनता है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल विश्व का, विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है, मतलब सर्वाधिक आबादी किसमें पाई जाती है, हमारे थार के मरुस्थल में पाई जाती है। तो विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। उपोष्ण कटिबंधीय शब्द की बात करें तो इस शब्द को आप समझ लो। उपोष्ण कटिबंधीय शब्द यहाँ पर आया तो उसको मैं समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे वो बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर वह उसको बोलते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जो रेखाएं पाई जाती हैं उनके मध्य का जो भूभाग है उसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उसके बाद में ये वाला भाग जो होता है वो होता है हमारा शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। और इसके मध्य वाला जो भाग होता है वो होता है हमारा उपोष्ण कटिबंध। ये वाला भाग कौन था, उपोष्ण कटिबंध। तो राजस्थान जो है वो यहाँ पर फैला हुआ है हमारा, इसलिए राजस्थान किस भाग में आता है, हमारा अधिकतर क्षेत्र पर राजस्थान किस में आता है, उपोष्ण कटिबंध में आता है। केवल जो कर्क रेखा के दक्षिणी वाला हिस्सा है अर्थात बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्रफल है वो किस में आता है, हमारा केवल उष्ण कटिबंध में आता है। अतः थार का मरुस्थल का विस्तार किस कटिबंध में आएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। चलिए इसके बाद में हम अगली बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने बात की भारत एवं पाकिस्तान में फैले हुए थार के मरुस्थल के क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करते हैं राजस्थान में फैले हुए थार के मरुस्थल के क्षेत्रफल के बारे में। तो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल फैला है उसके बारे में हम चर्चा करें तो राजस्थान का थार का मरुस्थल, राजस्थान का थार का मरुस्थल। अब बात करते हैं हम राजस्थान में जो थार के मरुस्थल का भाग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखें विस्तार। सबसे पहले इसका देखते हैं हम विस्तार। कौन सा विस्तार, वो भी देखते हैं हम ग्लोबीय विस्तार। कौन सा विस्तार, ग्लोबीय विस्तार। आपको पता होगा ग्लोबीय विस्तार को हम किससे देखते हैं, अक्षांश और देशांतर से। किससे, अक्षांश और देशांतर से। सबसे पहले बात करते हैं इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो ग्लोबीय विस्तार में पहला जो विस्तार है वो है हमारा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो थार के मरुस्थल का राजस्थान में जो अक्षांशीय विस्तार है वो है हमारा 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। जिलों की बात करें तो 24 डिग्री 30 मिनट से अर्थात जालौर जिले से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट अर्थात श्री गंगानगर जिले तक, अर्थात बात करें हम राजस्थान के दक्षिण में जालौर जिले से लेकर उत्तर में श्री गंगानगर जिले तक
राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार थार के मरुस्थल का कितना है 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसके बाद हम बात करें दूसरा नंबर, वो बात करें देशांतरीय विस्तार की। दूसरा जो हमारा विस्तार है वो कौन सा है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो है हमारा 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 74 डिग्री 30 मिनट 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य थार के मरुस्थल का विस्तार है। अगर जिलों की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पर हमारा जिला आता है, वो आता है जैसलमेर जिला, जैसलमेर। और 74 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहाँ हमारा जिला आता है, वो आता है सीकर जिला। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो जैसलमेर जिले से लेकर सीकर जिले के मध्य में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें धरातलीय विस्तार की। ये तो हो गया हमारा ग्लोबी विस्तार। अब बात करते हैं धरातलीय विस्तार की। धरातलीय विस्तार की बात करें तो देखिए ये हमारी 4 दिशाओं को दर्शाने वाले कोण हो गए। ये हो गया हमारा पूर्व दिशा, पूर्व। ये वाला भाग हो गया हमारा पश्चिम, ये वाला भाग हो गया हमारा उत्तर, और ये वाला भाग हो गया हमारा कौन सा, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर कोण की बात करें तो ये वाला जो कोण है वो हो गया हमारा उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम, और ये वाला जो भाग है वो हो गया हमारा उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व तक। इन कोणों की बात करें तो राजस्थान में थारगे मरुस्थल का जो विस्तार है वो है उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की है, वो है हमारा 300 किलोमीटर लगभग। ये विस्तार है हमारा 300 किलोमीटर। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये है लगभग 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर ये विस्तार फैला हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो ये आप देख लीजिए, मैं दिशा लिख देता हूँ। ये वाली दिशा है हमारी उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी, दक्षिण पश्चिम। ये वाली दिशा है हमारी उत्तर पश्चिम, ये वाली दिशा है हमारी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो आप ये ग्लोबी विस्तार और धरातलीय विस्तार लिख लीजिए। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने राजस्थान में थार के मरुस्थल का ग्लोबी विस्तार देख लिया, और कौन सा विस्तार देख लिया, धरातलीय विस्तार देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में थार के मरुस्थल की सीमाओं के बारे में। किसके बारे में, सीमाओं के बारे में। तो देखिए थार के मरुस्थल की सीमाओं की बात करें तो थार के मरुस्थल की उत्तरी जो सीमा है, कौन सी सीमा, उत्तरी जो सीमा है राजस्थान में, उत्तरी सीमा किस राज्य से लगती है, वो लगती है हमारी पंजाब राज्य से। किस राज्य से, पंजाब राज्य से। इसके बाद हम बात करें इसकी उत्तर पश्चिमी सीमा, कौन सी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर पूर्वी सीमा। उत्तर पूर्वी जो सीमा है वो लगती है हमारे किस राज्य से, हरियाणा राज्य से। इसके बाद हम बात करें पश्चिमी सीमा, कौन सी सीमा, पश्चिमी सीमा। थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा है वो लगती है हमारी पाकिस्तान से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रेड क्लिप रेखा है वो किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद हम बात करें, वो बात करते हैं हम इसकी दक्षिणी सीमा के बारे में। दक्षिणी सीमा, तो थार के मरुस्थल की जो दक्षिणी सीमा है वो किससे लगती है, हमारी गुजरात राज्य से लगती है। किस राज्य से, गुजरात राज्य से लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी पूर्वी सीमा। तो थार के मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है वो किस राज्य से लगती है, थार के मरुस्थल की जो पूर्वी सीमा है वो किससे लगती है, किसी राज्य से नहीं लगती। राजस्थान में ही एक क्षेत्र है हमारा, एक भौतिक प्रदेश है, कौन सा, अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला से थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से हमारे थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है। चलिए ये थी हमारी सीमाएं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में इसमें शामिल जिले कितने हैं। राजस्थान में शामिल जिले कितने हैं, शामिल जिलों की बात करें तो थार के मरुस्थल में शामिल जिलों की चर्चा करें तो थार के मरुस्थल में राजस्थान में कुल कितने जिले आते हैं, 12 जिले शामिल होते हैं। 12 जिले शामिल हैं थार के मरुस्थल में। राजस्थान में कितने जिले शामिल हैं, 12 जिले शामिल हैं। देखिए
अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? 13 जिले स्थित हैं। इनमें से केवल एक जिला ही ऐसा है जो थार के मुश्किल में नहीं आता, वो कौन सा? हमारा सिरोही जिला ऐसा है। ठीक है ना। चलिए तो देखिए 12 जिले, 12 जिलों की बात करें तो ये जिले भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो हमारे पूर्णतः, एक जिले तो है हमारे पूर्णतः मरुस्थलीय जिले, पूर्णतः मरुस्थलीय जिले। एक जिले तो है हमारे पूर्णतः मरुस्थलीय जिले, और पूर्णतः मरुस्थलीय जिले कितने हैं? 6 जिले हैं। और 6 जिले ऐसे हैं जो कैसे हैं? अर्ध मरुस्थलीय जिले। कैसे? अर्ध मरुस्थलीय जिले। तो 6 जिले तो हमारे पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं, जबकि 6 जिले कैसे हमारे? अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं। पूर्णतः मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो इनमें आते हैं हमारे बीकानेर, बीकानेर। दूसरा आता है हमारा चूरू। तीसरा आता है हमारा, वो आता है जैसलमेर, जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में 4th नंबर का आता है, वो आता है हमारा जोधपुर, जोधपुर। जोधपुर के बाद में अगला आता है, वो आता है हमारा बाड़मेर, बाड़मेर। और एक आता है हमारा, वो आता है नागौर, नागौर। अर्ध मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो वो आते हैं हमारे श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा आता है, वो आता है हमारा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तीसरा आता है, वो आता है हमारा झुंझुनू, झुंझुनू। 4th नंबर का आता है, वो आता है हमारा सीकर। एक आता है हमारा पाली, और एक आता है हमारा जालौर। ये 6 जिले कैसे हमारे? ये 6 जिले अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं, और ये 6 जिले पूर्णतः मरुस्थलीय जिले हैं। ठीक है ना। ये राजस्थान में शामिल जिले हो गए। इनमें से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? तो 13 जिले स्थित हैं। 12 जिले तो ये हो गए, और एक जिला आता है हमारा सिरोही जिला। लेकिन उन 13 जिलों में से एक जिला, केवल सिरोही जिला ही ऐसा है जो कैसा है? मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल नहीं है। बाकी ये 12 जिले हमारे किस में शामिल हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं थार के मरुस्थल के किसके? वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? वर्गीकरण के। देखिए तो शुष्कता के आधार पर थार के मरुस्थल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। किस आधार पर ये बांटा गया है? वर्षा की मात्रा कह लो या शुष्कता कह लो। शुष्कता के आधार पर थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कहते हैं हम शुष्क मरुस्थल, एक तो मरुस्थल है हमारा शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और एक भाग आता है, वो आता है हमारा अर्ध मरुस्थलीय भाग, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है ना। शुष्क मरुस्थल की बात करें तो शुष्क मरुस्थल को भी फिर बालुका स्तूपों की प्रधानता के आधार पर या उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा, वो है बालुका स्तूप, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और एक भाग है, वो है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, मुक्त प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थल को बालुका स्तूपों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है हमारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और एक भाग है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। अब बात करते हैं हम अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को नदीय बेसिनों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है, वो है हमारा घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। दूसरा जो भाग है, वो है हमारा शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, या इसी का दूसरा नाम मैं तुम्हें पहले लिखा चुका हूँ, इसको बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। तीसरा जो भाग है, वो है हमारा नागौरी उच्च भूमि। तीसरा भाग कौन सा? हमारा नागौरी उच्च भूमि। और 4th नंबर का जो भाग है, वो है हमारा लूनी बेसिन। 4th नंबर का भाग कौन सा है? लूनी बेसिन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? गौड़वाड़ प्रदेश। तो थार के मरुस्थल को
शुष्कता के आधार पे कह लो या वर्षा की मात्रा के आधार पे कह लो, दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पे? शुष्कता के आधार पे कह लो, शुष्कता के आधार पर। शुष्कता के आधार पर थारके मरुस्थल कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा शुष्क मरुस्थल और एक है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को बालुका स्तूपों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, अर्थात इस भाग में विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं, और एक है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, अर्थात इस भाग में बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। इस भाग में एक विशेष प्रकार का चट्टानी युक्त मरुस्थल पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? हममादा बोलते हैं। अभी हमने लिखा था वर्गीकरण में। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को नदीय बेसिनों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? नदीय बेसिनों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। एक है हमारा घग्गर नदी का बेसिन, एक है कांतली नदी का बेसिन, एक है हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौर का पठार भी जिसे बोलते हैं, एक है लूनी नदी का बेसिन, जिसे क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश भी बोला जाता है। तो ये हमारा थारका मरुस्थल का वर्गीकरण था। अब थारके मरुस्थल के वर्गीकरण के प्रत्येक भाग को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।